बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। जल्दी से इधर वापस आ जाओ, मैंने फौरी तौर पर सुल्तान शाह से कहा। हमें इनसे उलझे बगैर उनका पीछा करने की कोशिश करनी चाहिए। सुल्तान शाह फौरन ही अपने असलहे समेत दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ गया। हम दोनों अपनी कार की तरफ हो लिए और आराम से इसकी अगली नशिस्तों पर बैठ गए। इस बार भी अपनी सुरख BMW की ड्राइविंग सीट मैंने ही संभाली थी। इस तरह मैं बार बार सुल्तान शाह को हिदायत देने की बजाय हर लम्हे अपनी मर्जी के मुताबिक सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता था, जिसमें पजेरो से हमारे फासले का तयन अहम तरीन था। हमारे देखते ही देखते पहले नीले रंग की पिकअप कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती हुई हमारे सामने से गुजरी। बादियुल नजर में वो हुड की साख्त की वजह से पुलिस पिकअप मालूम हो रही थी। पजेरो इससे बमुश्किल चंद फुट पीछे लगी हुई थी। पजेरो के तारीख शीशों की वजह से ये नजर न आ सका कि इसमें कितने अफराद मौजूद थे, लेकिन मेरे लिए इतना ही यकीन काफी था कि इस जीप में हमारा शिकार डीडी मौजूद था। इन गाड़ियों के निकल जाने के बाद मैंने चंद सानियों तक इंतजार किया, फिर BMW का इंजन स्टार्ट करके इसे भी कच्चे रास्ते पर निकाल लिया। नेशनल हाईवे से एतसाल के मुकाम तक मैंने पार्किंग लाइट्स की रोशनी में एहतियात से गाड़ी ड्राइव की। फिर शहर की तरफ सड़क पर रुख मोड़ते ही हेडलैंप्स ऑन कर दिए। अपने नकाब हम पहले ही उतार चुके थे। इस वक्त सड़क पर अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रकों वगैरह की खासी तादाद सड़क पर मौजूद थी। इसके अलावा मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ियों की तेज रोशनियां भी चकाचौंध पैदा कर रही थी। इसलिए सड़क पर आते ही अंदाजा न हो सका कि वो दोनों गाड़ियां कितनी दूर निकल चुकी हैं। लेकिन रफ्तार बढ़ाने और चंद ट्रकों को ओवरटेक करने के बाद ही मुझे स्याह पजेरो नजर आ गई, जो घास से लदे हुए एक ट्रक के पीछे लगी हुई थी। शाहबाग से नेशनल हाईवे तक बराने में डीडी को बहुत से खतरात लाहक हो सकते थे, जिनसे जाती बचाव के लिए इसने पिकअप में सवार अपने मुसल्लह मुहाफिजों को कुर्बानी का बकरा बनाकर आगे रवाना किया था। लेकिन कौमी शाहराह पर आने के बावजूद पजेरो का पिकअप से पीछा रहना प्रोटोकॉल महसूस हो रहा था। लेकिन जल्द ही इसका एक सबब भी सामने आ गया। पजेरो से अगले ट्रक पर इसकी चौड़ाई से दोगुना चौड़ाई तक घास लदी हुई होती। वो ट्रक हमवार रफ्तार से सड़क के किनारे चल रहा था, लेकिन इसकी बॉडी से दाहिनी तरफ बाहर निकली हुई घास ने रास्ता इस तरह मसदूद किया हुआ था कि मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ियों को भी इससे खास तौर पर बचकर निकलना पड़ रहा था। इस ट्रक पर हद से ज्यादा बाहर निकला हुआ घास का बोझ लेके वक्त एक संगीन खतरा था। इस इजाफी चौड़ाई से बचने के लिए न कोई रोशनी लगाने की जहमत की गई थी और न ही चमकीले आईने इस्तेमाल किए गए थे। किसी भी सिमत से आने वाली किसी तेज रफ्तार गाड़ी को इस ट्रक की वजह से कोई संगीन हादसा पेश आ सकता था। वो ट्रक न जाने कहां से चला आ रहा था, लेकिन शाहराह पर गश्त करने वाली किसी पुलिस पार्टी ने ट्रैफिक के ज़ाब्तों की इतनी संगीन खिलाफ वर्जी पर इसे नहीं रोका था। शायद ट्रक ड्राइवर अपने सफर का आगाज ही किसी अहम अहलकार की मुट्ठी गर्म करके किया था। वो इतने एतमाद बल्कि दीदा दिलेरी के साथ नेशनल हाईवे पर कानून की ज़ाब्तों का मजाक उड़ाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। इस दौरान में मैं अगली गाड़ियों को ओवरटेक करके पजेरो के बिल्कुल पीछे पहुंच गया था, लेकिन इस चौड़ी चकली शाहाना गाड़ी के शीशों की साख्त ऐसी बेऐब थी कि पीछे वाली गाड़ियों की रोशनियों और अपने तजस्सुस के बावजूद मैं इसके अंदर का जायजा लेने में कामयाब नहीं हो सका। पजेरो ने कई बार घास से लदे हुए ट्रक से आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुखालिफ सिमत से आते हुए किसी तेज रफ्तार ट्रक के डिपर या तेज हारन ने इसे अपनी जगह लौट आने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पजेरो कनात पसंदाना अंदाज में यूं खुली हुई बॉडी वाले ट्रक के पीछे लग गई जैसे इसका इंजन घास सूंघ कर काम कर रहा हो। मैंने मौका पाकर अपनी कार को एक बार कदरे दाहिनी जानिब निकाल कर आगे का जायजा लिया तो पजेरो के साथ आने वाली नीली पिकअप का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। हम दोनों शाहबाग से जर्द टोयोटा में फरार हुए थे, जो रास्ते में ही छोड़ दी गई थी, और सुरख कार महफूज फासले पर झाड़ियों में पोशीदा थी। इसलिए इस अमर का कोई इम्कान नहीं था कि डीडी इस कार की वजह से हमें पहचान लेता। मैं यूं ही इसके पीछे रहकर इसका ताक़ब करना चाह रहा था, लेकिन साइड निकाल कर आगे का जायजा लेने की कोशिश ने मेरा काम बिगाड़ दिया। पजेरो वाला समझा कि मैं इसे छोड़कर घास वाले ट्रक को ओवरटेक करने का कष्ट कर रहा हूं, इसलिए इसने पजेरो को बाएं तरफ दबाते हुए दाहिनी सिमत का इंडिकेटर ऑन कर दिया। शाहराहों पर चलने वाले ट्रैफिक की जुबान में इस इशारे का मतलब ओवरटेकिंग की इजाजत देना था। पजेरो वाला इस इलामती जुबान में मुझे अपने से आगे निकलने का रास्ता दे रहा था। अगर मैं वो दावत कबूल कर लेता तो पजेरो रास्ते में कहीं भी मुड़कर मेरी नजरों से ओझल हो सकती थी। यूं तो आकब का मकसद
सिरे से खत्म हो जाता और अगर मैं वो दावत मुस्तरद कर देता तो डीडी मेरी तरफ से शुबे में मुब्तला हो जाता। मेरे लिए ये दोनों ही सूरतें नाखुशगवार थी। आगे निकलो वरना वो मुश्तबा हो जाएगा। सुल्तान शाह ने मुझे ठहोका दिया और मैंने फौरन ही रफ्तार कदरे तेज कर दी। लम्हा भर के लिए दोनों गाड़ियां पहलू बे पहलू दौड़ती रहीं। फिर पजेरो की रफ्तार सुस्त हो गई। मैं ट्रक के पीछे आ गया और पजेरो मेरे अकब में दौड़ने लगी। सीट में धंसे रहो, पीछे मुड़ने की हमाकत न करना। मैंने अकब नुमा आईने में पजेरो के हेडलैंपस की चमक महसूस करके इज़्तिरारी लहजे में कहा, वो अपने हेडलैंपस की रोशनी में पूरी तरह हमारा जायजा ले रहा होगा। मेरा वो शुबा अपनी जगह दुरुस्त था, क्योंकि पजेरो की बॉडी ऊंची होने की वजह से इसकी ड्राइविंग सीट भी इतनी बुलंद थी कि इसमें अगली नशिस्तों पर मौजूद कोई भी शख्स अगली आम गाड़ियों के अंदर तक के मनाजर साफ देख सकता था। मेरे जहन पर पजेरो का इस कदर दबाव पड़ा कि 2 मुसलसल नाकाम कोशिशों के बाद मैंने तीसरी बार सामने से आते हुए तेज रफ्तार ट्रेलर के रूह फरसा हार्न की परवाह किए बगैर कार की रफ्तार बढ़ा दी और घास से लदे हुए ट्रक को ओवरटेक करता चला गया। मेरा वो फेल इस कदर इज़्तिरारी और खौफनाक था कि सुल्तान शाह अपनी नशिस्त पर सीधा होकर बैठ गया। BMW का 6 सिलेंडरों वाला इंजन इस कदर ताकतवर था कि पलक झपकते में हम ट्रक से आगे निकलकर अपनी लाइन में आ गए। इस अमल में पाल भर की भी ताखीर हुई होती तो हमारी गाड़ी NLC ट्रेलर और घास वाले ट्रक के दरमियान बुरी तरह पिस कर रह जाती और हमारी हड्डियों तक का सुराग मिलना मुहाल हो जाता। मैंने तो कलमा पढ़ लिया था। सुल्तान शाह एक गहरा सांस लेकर बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ड्राइविंग में इस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने के अहल भी हो। मुझे मालूम था कि मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने खोखली हंसी के साथ झूठ बोला। कोई और गाड़ी होती तो मैं हरगिज ये खतरा मोल न लेता। गुजरे हुए लम्हात का तस्वर करके मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई और इसी एक लम्हे में मुझे सही तौर पर अंदाजा हुआ कि सैकड़ों इंसानी जानों की भेंट लेने वाले हौलनाक हादसे क्यों और कैसे रूनुमा होते हैं। स्टीयरिंग पर बैठे हुए शख्स के अंदाजे की जरा सी गलती, मामूली सी घबराहट या हल्का सा इश्तियाल अनगिनत हंसते खेलते इंसानों की जिंदगी के चिराग गुल करने का सबब बन जाता है। वरना कोई दीदा दानिश्ता मौत के मुंह में छलांग लगाने का शौक नहीं होता। तुम सिर्फ डीडी की निगाहों से बचना चाह रहे थे। वो सपाट लहजे में बोला, तुमने बड़ा गलत काम किया है। ट्रैफिक के हादसे की मौत मुझे बड़ी हसरतनाक लगती है। तो सादम का धमाका होते ही हमारे जिस्मों के परखच्चे उड़ जाते और एक जान 1000 टुकड़ों में तड़प तड़प कर ठंडी हो जाती। ऐसी भयानक मौत डीडी चाहे तो भी हमें नहीं दे सकती। मेरा ख्याल है कि हम इसी बहाने इससे उलझ सकते हैं, मैंने मानी खेज लहजे में कहा। मेरे इस ख्याल पर वो चौंका तो मुझे वजाहत करनी पड़ गई, जिसे सुनकर इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। और तुम्हारा ख्याल है कि वो आसानी के साथ अपने ऊपर लगाए जाने वाले इस इल्जाम को कबूल कर लेगा? ना करे, ये तो इसे रोकने का बहाना होगा, मैंने बेपरवाही से कहा। एक बार वो सामने आ गया तो फिर असल मुज़ाकरात की इब्तिदा होगी। कोशिश करके देख लो, लेकिन ये ख्याल रखना कि इसने उतरते ही वार करने में पहल कर दी तो क्या होगा। सुल्तान शाह ने मेरी बेपरवाही से चिढ़कर खुश्क लहजे में कहा, जिस तरह तुम इसके खून के प्यासे हो रहे हो इसी तरह वो भी तुम पर हाथ डालने के चक्कर में होगा। मुझको तुम जो हदायत दोगे इस पर लफ्ज बे लफ्ज अमल करूंगा। मेरे मंसूबे पर अमल दरामद की राह में घास से लदा हुआ ट्रक रुकावट बना हुआ था। पजेरो वाला इससे आगे निकलने पर आमादा नहीं था। हालांकि चंद मिनट के तसलसल के बाद कराची से बाहर जाने वाली ट्रैफिक का जोर टूट चुका था, इसलिए मैंने सड़क के बाएं तरफ रेतला हिस्सा खत्म होते ही कार सड़क से नीचे उतार कर घास वाले ट्रक को आगे निकलने का इशारा दे दिया। ट्रक के साथ ही पजेरो ने भी हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया, मगर मैं आनन फानन में दाहिनी सिमत से पजेरो के बराबर में पहुंच गया और साइड दबाते हुए इसे सड़क से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। 2-3 गाड़ियां हार्न बजाती हुई हमारे बराबर से गुजरी। एक ट्रक के क्लीनर ने खिड़की से सर निकाल कर कोई आवाज भी कसा, लेकिन इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो अकबनुमा आइनों पर मरकूज थी ताकि डीडी को फासला बढ़ जाने की वजह से पजेरो दोबारा सड़क पर चढ़ाकर आगे निकाल ले जाने का मौका न मिल सके। तो सादम के खौफ से एकदम पूरे ब्रेक लगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा था। अलबत्ता जब दोनों गाड़ियों की रफ्तार काफी सुस्त हो गई तो मैंने अपनी कार रोक दी। सुल्तान शाह फौरन ही नीचे उतरकर पीछे की तरफ रेंग गया। मैं जेब में पिस्तौल लिए नीचे उतरा तो पजेरो वाला भी बाहर आ चुका था। वो तनोमंद जिस्म और खतरनाक चेहरे का मालिक था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसका रंग गंदमी था, जबकि मेरे मुशाहदे के मुताबिक डीडी का रंग सुर्ख और सफेद होना चाहिए था। क्या बात है, वो मेरी तरफ बढ़ते हुए सर्द लहजे में गुर्राया तो खुले हुए दाने में चमकती हुई सफेद दांतों की कतारों से दरिंदगी झलक रही थी। मेरा रास्ता क्यों रोका है? ओवरटेक करने का गलत इशारा देकर
डरवाने की पूरी कोशिश की और अब मुझसे सवाल कर रहा है। मैंने गहरी नजरों से इसका जायजा लेते हुए तल्ख लहजे में कहा, अपने हुलिये से वो कोई पेशावर बदमाश या लड़ाका नजर आ रहा था जो किसी तरह भी इस पजेरो का मालिक नहीं हो सकता था। बदकिस्मती की बात यह थी कि इस वक्त तक मेरे पास डीडी की शनाख्त के लिए सियाह पजेरो और गोरी रंगत के अलावा कोई निशानी नहीं थी। काली पजेरो मौजूद थी लेकिन गोरी चमड़ी गायब थी। वो ताकतवर नजर आ रहा था लेकिन इसमें अकल की वाज़े तौर पर किल्लत थी, क्योंकि इसने गुफ्तगू के जरिए असल सूरत हाल को समझने की कोशिश करने की बजाय मुझ पर हमला कर दिया। मैं इसे झुकाई देकर दूसरी तरफ निकल गया। इसी वक्त पजेरो के हेडलैंप्स गुल कर दिए गए। अपने अकब में डीडी के निकल आने का खदशा महसूस करते ही मैं बिजली की सी सूरत से पलटा और पार्किंग लाइट की रोशनी में सुल्तान शाह का चेहरा देखकर मेरे तने हुए असाब ढीले पड़ गए। पजेरो में इसके अलावा कोई नहीं है और ये वो नहीं है। सुल्तान शाह ने मुबहम अल्फाज में मुझे रिपोर्ट दी। मुझे पीछे पलटते देखकर इस तुरश रू बदमाश ने मेरी बेखबरी में मुझ पर हमला करने का इरादा किया था, लेकिन सुल्तान शाह को देखकर दरमियान ही में रुक गया। मैं दोबारा इसकी तरफ पलटा तो मेरे हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था। पजेरो वाला कहाँ गया? मैंने सर्द और सख्त लहजे में इससे सवाल किया। तुम्हारे सामने है। इब्तदाई हकलाहट के बाद इसने स्टार्ट ले लिया। आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? इसी वक्त पीछे से एक ट्रक आया और तेज हार्न बजाता हुआ हमारे करीब से गुजर गया। इन दिनों धुंधलके के बाद शाहराहों पर बड़े डाकुओं का राज पड़ चुका था, इसलिए इन गैर महफूज रास्तों पर सफर करने वाले दूसरों के फटे में टांग अड़ाने से गुरेज करने लगे थे, वरना इस वक्त हमारे लिए दुश्वारियां खड़ी हो सकती थी। वक्त बर्बाद न करो, इसे गाड़ी में डालो और आगे चल दो। पूछगिछ रास्ते में भी होती रहेगी। सुल्तान शाह ने मेरे शाने पर हाथ मारते हुए इज़्तिरारी लहजे में कहा और इसी लम्हे इसकी बेचैनी का सबब भी मेरी समझ में आ गया, क्योंकि सामने से कई ट्रकों की एक कतार तेजी से हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। वो हमारी किसी हदायत की रजाकाराना तामील पर आमादा नहीं था, जबकि हम इस शाहराह पर ज्यादा देर तक रुके रहने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। इसलिए सुल्तान शाह ने फुर्ती से इसकी जेबों की तलाशी लेकर एक खुदकार पिस्तौल बरामद किया और इसकी गर्दन पर पे दर पे कई जोरदार हाथ रसीद करके इसे BMW की अकबी निशिस्त में ठोंस दिया। वो खुद भी इसी के बराबर में बैठने जा रहा था, मगर मैंने इसे रोक दिया। सामने से आने वाला ट्रकों का काफिला करीब पहुंचने से पहले मैंने नए कैदी के साथ अपनी निशिस्त संभाल चुका था और सुल्तान शाह ने कार आगे बढ़ा दी थी। सियाह पजेरो वहीं खड़ी रह गई थी। तुम लोग एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो। किसी शरीफ शहरी को बरी पूरी शाहराह से असलहे के जोर पर अगवा करके ले जाना संगीन जुर्म है, जिसकी जमानत भी मुश्किल से होती है। गाड़ी हरकत में आते ही कैदी की जुबान भी चल पड़ी थी। कैसा अजीब लतीफा है कि जो भी कानून शिकन पकड़ा जाता है छूटते ही कानून की दुहाई देता है। जैसे कानून न हुआ, अमराओ जान का इशरत कदा हो गया, जो पैसा दे वही हासिल कर ले। मैंने तल्ख लहजे में कहा और अपने पिस्तौल की नोक इसकी पसलियों में अड़ा दी ताकि इसके जहन से चालबाजी का ख्याल तरह से निकाल सकूं। तो क्या तुम्हारा तल्लक पुलिस से है? इसने निस्बतन पुरसकून लहजे में सवाल किया, जैसे पुलिस के हाथों में खुद को हर सजा से महफूज व मामून तस्वर करता हो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम कोई टट पूंजी हैं? मैंने इसके इत्मीनान का सबब दरियाफ्त करने के लिए कह डाला। फिर तुम समझ लो कि तुम्हारी सारी मेहनत रायगा जाएगी। तुमने एक गलत आदमी पर हाथ डाला है। हो सकता है कि अगले 24 घंटों में तुम्हारी मातली के परवाने जारी हो जाएं। खैरियत चाहते हो तो गाड़ी वापस घुमाकर मुझे पजेरो के पास उतार दो। मैं भूल जाऊंगा कि मेरे साथ ये वाकया पेश भी आया था। इसके लहजे में एहसास से बर्तरी उमड़ आया था। थोड़ी देर पहले शराफत के दावेदार बन रहे थे, अब गलत आदमी साबित हो रहे हो। तुम खुलकर क्यों नहीं बताते कि कौन हो? माजे का नाम सुना होगा तुमने। मैं इसी का आदमी हूँ। वो अपने आदमियों के करीब पुलिस वालों का साया तक बर्दाश्त नहीं करता। जिस अफसर को कोई काम हो वो बराह रास्त माजे से बात करता है। माजे का नाम सुनते ही मुझे याद आ गया कि हीरवन की मुकामी तिजारत में मराज दीन एक तेजी से उभरता हुआ नाम था, जो उर्फे आम में माजा कहलाता था। शायद पाकिस्तान से मेरी गैर हाजिरी के दौरान इसने इतनी ताकत पकड़ ली थी कि इसके आदमी सरेआम इसकी बर्तरी के गुण गाने लगे थे। साया क्या, अब तो इसे सालम अफसर बर्दाश्त करने होंगे। आज रात तुम्हारे साथ इसे भी न रगड़ा तो समझो कि हमने कुछ भी नहीं किया। वो भी रस्सियों से बांधकर तुम्हारे सामने लाया जाएगा। मेरे पुरअतमाद लहजे ने चंद सानियों के लिए इसे फिक्रमंद कर दिया। इसके लिए शायद ये पहला मौका था कि किसी पुलिस अफसर ने इनके अन्नदाता का नाम सुनकर इसे कोई रियायत देने से यकसर इनकार कर दिया था। वो बोला तो पहले के मुकाबले में इसका लहजा कमजोर पड़ चुका था। तुम मुझे मेरा
जुर्म बताओ, आखिर मुझे क्यों पकड़ा गया है? वैसे तो तुम्हारा यही एक जुर्म काफी है कि तुमने सियाह पजेरों में सवार होकर एक ऐसे मुजरिम को फरार होने का मौका फराहम किया जिसके हाथ मुतअद्दिद इंसानों के खून से आलूदा हैं। और दूसरा जुर्म ये कि तुमने अपने हमराहियों के साथ अपने जिस्मों पर हथियार सजाकर शाहबाग में कुछ लोगों के खून की होली खेलने की पूरी तैयारियां की हुई थी, लेकिन तुम्हारी साजिश नाकाम हो गई। अब तुमने जुबान नहीं खोली तो हम यहीं कहीं तुम्हें ज़िबा करके रास्ते में फेंक देंगे। तुम पुलिस वाले मालूम नहीं होते। मेरे बदले हुए लहजे और नए इंकशाफात से वो खौफजदा हो गया। मैंने इसके पहलू से पिस्तौल हटाए बगैर बाएं हाथ से इसके चेहरे पर भरपूर थप्पड़ रसीद किया। हमारा शजरा दरियाफ्त करने की बजाय अपनी कहानी शुरू करो, वरना हम तुम पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। इसने मुजाहमत की खासी कोशिश की, लेकिन मैंने चलती हुई कार में ही इसकी खासी दुर्गत बना डाली। पसलियों में अड़ी हुई पिस्तौल की आहनी नाल की वजह से वो मेरे हाथों पिटने पर मजबूर था, इसलिए आखिरकार इसे जुबान खोलनी ही पड़ गई। वो हीरवन की दुनिया के छठे हुए बदमाश मराजदीन का मंजूर नजर था और पिछले रोज इसी की हदायत पर अपने 7 मुसल्ला आदमी लेकर शाहबाग पहुंचा था, जहां इसकी मुलाकात हारून से हुई थी। हारून पहले भी मराजदीन के अड्डे पर इससे मिल चुका था। हारून ने बताया कि वो खुद और इसका बॉस चंद रोज के लिए शाहबाग में मुकीम था। इस दौरान में इन्हें नामालूम दुश्मनों की तरफ से हमले का खतरा था, जिसके सद्देबाब के लिए इन लोगों ने शाहबाग बुलाया गया था। आदमियों को काम बांटे जाने के बाद हारून इससे साथ लेकर शहर गया था। इसने दूर ही से इसे SJ गारमेंट फैक्ट्री दिखाई और ये हदायत देकर लौट आया कि वहां से मर्सिडीज में निकलने वाले फैक्ट्री के मालिक को अगवा करके शाहबाग पहुंचाना था। शहजादा नामी इस शख्स ने क्लोरोफार्म की मदद से जहांगीर को आसानी के साथ बेबस करके इसकी गाड़ी समेत अगवा किया और इसे शाहबाग में हारून के हवाले कर दिया। इसके बाद की कहानी वही थी जो हमने खुद तश्कील दी थी। जहांगीर पर तशद्दुद या किसी और काम के लिए शहजादे या इसके किसी साथी को कॉटेज में नहीं बुलाया गया था। अलबत्ता पहले से वहां मौजूद पजेरों की बिना पर इन लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि शाहबाग में हारून के अलावा भी कुछ लोग मौजूद थे। जहांगीर की वापसी कॉटेज के एक बाकायदा मुलाजिम के साथ हुई थी। कॉटेज में आग लगने की वजह से शहजादे के 2 आदमी शोलों में गिरकर जल गए थे। एक हड़बोंग में जख्मी होकर चल बसा और एक लापता था। इसलिए बाद में जब स्याह निकाब पहने हुए एक शख्स पजेरों में वापस आया तो शहजादे के साथ कुल 3 आदमी रह गए थे। हारून का कहीं पता नहीं था। कॉटेज में आग इतनी फैल चुकी थी कि अंदर का जायजा लेने का तस्वर ही खारिज अज इम्कान था। इसलिए नकाब पोश ने खुद पिकअप संभाल ली। तीनों आदमियों को बाकी मानदा असलहे समेत वो पिकअप के अकबी हिस्से में निकाल ले गया था। अपनी पजेरो शहजादे के हवाले करके इसे हदायत की थी कि वो पजेरो चाबी समेत शहर में कहीं भी छोड़कर खामोशी से अपने अड्डे की तरफ निकल जाए। इसे कतई इल्म नहीं था कि नकाब पोश शाहबाग से फरार होकर शहर में कहां गया होगा। मेरे लिए ये एक गहरी चोट थी। हम दोनों के मुकाबले में डीडी अकेला रह गया था और हमारी भरपूर बालादस्ती ने इसे बुखला कर रख दिया था। लेकिन आखिरी लम्हात तक इसका जहन पूरी तरह काम कर रहा था। आखिरी लम्हात में शाहबाग से फरार होते हुए इसने हमारी किसी आखिरी कोशिश के इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया था, जबकि मेरे जहन में ये ख्याल नेशनल हाईवे के करीब पहुंच जाने के बाद पैदा हुआ था। मेरे लिए ये हकीकत सुहाने रूह थी कि डीडी हमारी नजरों के सामने पिकअप ड्राइव करता हुआ इत्मीनान से फरार हो चुका था और हम इसकी पजेरों में मौजूद डिम्मी के पीछे अपना वक्त बर्बाद करते रह गए थे। फिर भी भागते भूत की लंगोटी के मसदाक शहजादे का हमारे हाथ लगना सूदमंद रहा था। वो भी निकल गया होता तो हम अंधेरे में क्यास आराइयां करते रह जाते। इसकी जुबान से कम अज कम इतना जरूर मालूम हो गया था कि इन दिनों डीडी शहर में हीरोइन की तकसीम के लिए किस शख्स से काम ले रहा था। हीरोइन के धंधे में आसानी से लाखों कमाने वाला माजा अपने 8 आदमी इसी शख्स की तहवील में दे सकता था, जिससे इसे अपने कारोबार में कोई बड़ा सहारा मिल रहा हो। शहजादा अपनी कहानी सुनाने के बाद हमारे लिए बोझ बन गया था। इसने न सिर्फ हमें अच्छी तरह पहचान लिया था, बल्कि वो मेरी कार और इसके नंबरों से भी आगाह हो चुका था। इसलिए उसे जिंदा छोड़ना अपने लिए एक अजाब पैदा करने के मुताबिक होता। इसका बेहतरीन इलाज यही था कि ताकत के घुमंड में मुब्तला इस खूनी बदमाश को गोली मारकर किसी बैराने में फेंक दिया जाता। गाड़ी ड्रग रोड रेलवे स्टेशन के करीब से दाहिनी तरफ घूमी तो शहजादे ने बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदला और बर्राई हुई आवाज में बोला, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बकवास मत करो। मैंने इसके मुंह पर फिर एक हाथ जड़ दिया। आगे कहीं उतार देंगे, लेकिन ये याद रखना कि हमारे बारे में अपने
किसी माजे या काके को कुछ बताया तो तुम्हें ज़िबा करके लाश किसी गटर में डाल देंगे। मैं कोशिश करूंगा। वो गला साफ करने की कोशिश करते हुए बमुश्किल बोला, लेकिन माजा ये जरूर जानना चाहेगा कि मैं पजैरो शहर में लाने की बजाय नेशनल हाईवे पर क्यों छोड़ आया। इसे मुतमिन करना तुम्हारा काम है, मैंने बेपरवाही से कहा और फिर सुल्तान शाह से मुखातिब हो गया। फौजी अफसरों के बंगले खत्म होने के बाद कार बाएं तरफ मैदान में उतार लेना, इसे यहीं छोड़ देंगे। मैदान में नहीं, मुझे यहीं सड़क के किनारे उतार दो। मैं वादा करता हूँ कि मेरी वजह से तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। शहजादे की आवाज में खौफ की कपकपी पैदा हो गई थी। शायद इसकी छठी हिस्से ने आखिरकार नोश्ता दीवार पढ़ ही लिया था। मैंने कोई जवाब दिए बगैर पिस्तौल इसकी पसलियों से हटाया, अंधेरे में अपनी गिरफ्त दस्ते से इसकी सर्द आहनी नाल पर मुंतकिल की और इससे कबल के शहजादा कुछ समझ पाता मैंने पिस्तौल का दस्ता पूरी कुव्वत से इसकी कनपटी पर रसीद कर दिया। शायद इसने चीखने की कोशिश की थी, लेकिन इसके हलक से एक बेमानी सी हिचकी बरामद होकर रह गई और वो हाथ पैर ढीले छोड़कर निशिस्त की पुश्तगाह पर ढेर हो गया। सुल्तान शाह ने बंगले खत्म होने पर कार मैदान में मोड़ ली थी। फ्लैट में पहुंचते ही सुल्तान शाह गुस्ल खाने में घुस गया और मैं बेसुध होकर बिस्तर पर गिर गया। शहजादे को अनजहानी बनाकर स्टेडियम रोड से वापस लौटते हुए जब डालमिया सीमेंट फैक्ट्री से जरा आगे एक मोबाइल पुलिस वैन ने हमें रोका तो इनकी इस शानदार कारकर्दगी पर मेरे दिल की गहराइयों से इनके लिए दुआए खैर आजाद हो गई। जब तक हमारी कार में एक वाजिबुल कत्ल कैदी मौजूद था तो सिरे से पुलिस से सामना ही नहीं हुआ था, लेकिन वो सबूत जाया होते ही हमें रोकने की जरूरत पेश आ गई थी। गनीमत ये था कि शहजादे को ठिकाने लगाने के बाद हमने सारा असलहा कार की कैबिन से डिग्गी में मुंतकिल कर दिया था, इसलिए हमसे अंदर रोशनी करने के लिए कहा गया तो बिला हिलो हुज्जत इस हुक्म की तामील की गई। कार बेश कीमत थी और मेरी तैयारी इससे मेल खाती थी। सुल्तान शाह फैक्ट्री वाले लिबास में था और ड्राइविंग सीट के लिए मौजू नजर आ रहा था, इसलिए सरसरी जायजे के बाद मजीद तलाशी या कागजात की देखभाल की जरूरत महसूस किए बगैर हमें रवानगी की इजाजत मिल गई थी। मेरा अंदाजा था कि इस वक्त तक शहर की पुलिस ने कहीं पार्क की हुई जहांगीर की मर्सिडीज का सुराग लगा कर इसे उलझा लिया होगा या वो खुद होश में आकर अपने घर पहुंच चुका होगा। इस रात के लिए वही काफी था कि मैं बरवक्त जहांगीर की मदद के लिए पहुंच गया था और अगर डीडी आज खुद इसकी रहाई का फैसला न करता तो मैं यकीनन अपना भरपूर किरदार अदा करने के काबिल था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरे नुक्ता निगाह से बहुत अहम था, लेकिन इसे महज ज़िमनी कामयाबी करार दिया जा सकता था। मैंने उठकर जहांगीर के घर का नंबर मिलाया तो मुसलसल 2 घंटियां बजने पर मेरा माथा ठनका। जहांगीर घर पहुंचा होता या ना पहुंचा होता, किसी न किसी को फोन का फौरी जवाब देना चाहिए था। तीसरी घंटी पर रिसीवर उठाया गया तो दूसरी तरफ से एक गनुद्दा मर्दाना आवाज सुनाई दी थी। ये जहांगीर साहब का घर का नंबर है। मैंने तजस्सुस और बेचैनी के आलम में सवाल किया। मुझे शुबा हुआ था कि शायद किसी फनी खराबी की वजह से गलत नंबर मिलाया था। जी साहब, कौन साहब बोल रहे हैं? इस वक्त घर पर कोई नहीं है। दूसरी तरफ से बेरब्त से जुमले कहे गए थे। मैं तुम्हारे साहब का दोस्त पीटर बोल रहा हूँ। साहब का कुछ पता चला या नहीं? सलमा बीबी कहाँ है? मैं फजलु माली बोल रहा हूँ साहब। ज़ईफ मर्दाना आवाज से नींद का खुमार फौरन ही काफूर हो गया। साहब का कुछ पता नहीं? सलमा बीबी, रीटा बीबी और ड्राइवर के साथ थोड़ी देर पहले फैक्ट्री गई हैं। फैक्ट्री? मैं हैरत से बोला, वो इस वक्त वहाँ क्यों गई हैं? पता नहीं साहब, मैं तो मुलाजिम आदमी हूँ। वो मेरे लहजे पर एकदम सहम गया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो इस बारे में कोई काम की बात नहीं बता सकेगा, इसलिए मैंने इसकी पूरी बात सुने बगैर ही क्रेडल दबाकर फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इतनी रात गए सलमा की फैक्ट्री रवानगी की खबर सुनते ही मेरे जहन में हौलनाक अंदेशों ने सर उबारा था। हमने वापसी पर रास्ते में और शहजादे के साथ काफी वक्त बर्बाद किया था, जबकि डीडी तेज रफ्तारी से बराह रास्त शहर पहुंचा था, इसलिए इसके पास कोई नया खेल शुरू करने के लिए काफी वक्त था। मैंने पूरी कोशिश की थी कि शाहबाग में पेश आने वाले वाकयात को जहांगीर के अगवा की वारदात से अलग रखूं, लेकिन डीडी जैसे अय्यार आदमी के लिए कड़ियां मिला लेना नामुमकिन नहीं था। सलमा को किसी मजबूत बहाने के बगैर घर से बाहर निकाल कर अगवा किया जाना नामुमकिनात में से नहीं था, लेकिन इस नजरिए पर वक्त बर्बाद करने से पहले ये जरूरी हो गया था कि जहांगीर की फैक्ट्री फोन करके असल सूरत हाल दरियाफ्त की जाए। ऐसे गारमेंट का नंबर मिलाते ही पहली घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया और मैंने रीटा की आवाज पहचान ली। खुदा का शुक्र है कि तुम वहाँ मौजूद हो, मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा। मैं पीटर वाक बोल रहा हूँ। तुम दोनों वहाँ क्या कर रही हो? सलमा का क्या हाल है? जहांगीर बहुत जख्मी है। किसी ने फोन पर
पर फैक्ट्री के चौकीदार को बताया था कि इसके साहब की गाड़ी करीब ही मौजूद है। चौकीदार ने इसे मजाक समझा, फिर वो बाहर गया तो इसे बराबर वाली फैक्ट्री के सामने मर्सिडीज नजर आ गई। जहांगीर पिछली सीट पर बेहोश पड़ा था। रेशम खान अकेला गाड़ी को धकेल कर फैक्ट्री में लाया, फिर इसने हमें फोन कर दिया। रीटा एक ही सांस में बताती चली गई, अभी जहांगीर होश में है, मैंने इनके फैमिली डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। गुड, जरा सलमा से मेरी बात करा दो। मैंने अपने वजूद में इत्मीनान की लहर महसूस करते हुए कहा, मैं तुम लोगों को तरफ से बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गया था। होल्ड करो, मैं इसे बुलाती हूँ। रीटा की आवाज सुनाई दी, फिर सुकूत छा गया। चंद सानियों बाद ही लाइन पर सलमा की रोंदी हुई गुसीली आवाज उभरी थी, तुम बहुत संगदिल और मतलबी आदमी हो। जहांगीर जख्मों से चूर है और मैं और तुम पता नहीं कहाँ अपना मुंह छुपाए फिर रहे हो। शिद्दत जज्बात से इसे अपने ऊपर काबू नहीं रहा था। मैं इसी की तलाश में था सलमा। मैंने इसकी बात काट कर तहम्मुल से कहा, मैंने खुद इसे अपनी आंखों से इन लोगों के चुंगल से रिहाई पाते देखा था। वो खुद तुमसे बात करना चाह रहे हैं। सलमा की आवाज में सदमे और खुशी का मिला जुला तासर पैदा हो गया। मैं फोन इनके पास ले जा रही हूँ, काश तुम देखते कि इस वक्त इनकी क्या हालत है। इसकी बातों पर न जाना। कदरे तवक्कुफ के बाद रिसीवर पर जहांगीर की करब में डूबी हुई आवाज उभरी, मैं ठीक हूँ, 2-3 रोज की मरहम पट्टी से और ठीक हो जाऊंगा, लेकिन तुम पर बुरा वक्त आने वाला है। तुम ज्यादा ना बोलो, कमजोरी बढ़ जाएगी। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, मैं खुद अभी इस कॉटेज से आ रहा हूँ जहाँ तुम कैद थे। मैंने वहाँ बहुत कुछ सुना और देखा है। मैं तुम्हारी हिम्मत और हौसले की दाद नहीं दे सकता। तुमने अपनी जुबान बंद रखकर मुझ पर जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान किया है, जिसका मैं मरकर भी बदला नहीं चुका सकता। तुम वहाँ मौजूद थे। इसकी तहैयर अमेज सरगोशियाना आवाज उभरी, वो आज खुद तुम्हें रिहा करने का फैसला न करता तो मैं हरकत में आ जाता। तुम्हारे चले आने के बाद अब वहाँ तबाही का राज है। कई आदमी मरे हैं। वो किस्मत का धनी था कि मेरी आंखों में धूल झोंक कर निकल गया, वरना आज मैंने इसे भी धर लिया होता। वो कौन सी जगह थी? इसकी आवाज पर शदीद नकाहत तारी थी, मगर इसके जहन में तजस्सुस फिर भी जिंदा था। शाहबाग, जो हमारे जमाने में राजा फ्रूट फार्म्स हुआ करता था। तुम बोलने की बजाय अब मेरी बात सुनते रहो। मैं सीमा का आशिक बनकर इसके पीछे लग गया हूँ और वो मुझसे खौफजदा है। इसे मुझ पर डैनी होने का शुबा था, इसीलिए तुम्हारे अगवा की नौबत आई। अब हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। मैं फोन पर तुमसे राब्ता कायम कर लिया करूंगा। मेरी तरफ से सलमा को समझा देना, वो जज्बात की रो में आकर बहुत जल्द बदजन हो जाती है। डीडी को तुम्हारे साथ तशद्दुद की भारी जानी और माली कीमत अदा करनी पड़ी है। हो सकता है कि चंद रोज में वो गजाला की रफाकत से भी हमेशा के लिए महरूम हो जाए। तुम्हारे पास बड़ी खबरें हैं, लेकिन मेरी हालत गैर हो रही है, इसने कराहते हुए कहा। फोन करते रहना, मैं सलमा को समझा दूंगा। अपना ख्याल रखना जहांगीर। मुझे अफसोस है कि मैं इसी शहर में होते हुए भी तुमसे दूर रहने पर मजबूर हूँ, मैंने दुखी लहजे में कहा। लेकिन इस असना में वो रिसीवर सलमा को दे चुका था। काश मैं किसी दिन तुम दोनों की मजबूरियां समझ सकूं। सलमा ने मेरे खामोश होने पर एक गहरा सांस लेकर कहा था, पता नहीं तुम दोनों शहर में क्या करते फिर रहे हो। कारोबार, मैंने ऐसी खूनरेज दुश्मनियां कभी मेरे देखने और सुनने में नहीं आई। कारोबारी रकाबतें इससे ज्यादा भयानक होती हैं सलमा। इस बारे में सोच कर अपने जहन को ज्यादा न थकाओ और पूरी यकसोई से जहांगीर की देखभाल करो। इसे तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।